प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप सभी के घर में विंडो है। बड़ा अजीब सा सवाल है, विंडो का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं? तो जवाब है कि हवा आने के लिए, रोशनी आने के लिए। चलो रोशनी को मारो गोली, हवा आने के लिए। दूसरा सवाल, बड़े विंडो का इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो जवाब सिंपल है, ज़्यादा हवा आने के लिए। अच्छा, ज़्यादा हवा आने के लिए बड़े विंडो का इस्तेमाल। ठीक, अब क्या पूरे साल उस बड़े विंडो से जो हवा रूम में इंटर करने वाला है वो इक्वल रहेगा? जवाब है नहीं, क्योंकि अलग अलग वक्त में हवा का स्पीड अलग अलग होता है। तो कभी रूम में जो हवा इंटर करेगा उसका मैग्नीट्यूड कभी ज़्यादा होगा और कभी कम होगा। और आखिरी सवाल कि अगर उस विंडो को हम लोग टिल्ट करते, जैसे कि मान लेते अगर विंडो ऐसे है और ये हवा पास कर रहा है विंडो से, मान लेते हवा का नंबर ऑफ लाइन 100 इस विंडो को टच कर रहा है। अगर इस विंडो को टिल्ट कर देते हैं तो क्या 100 लाइन टच करेगा? तो जवाब है नहीं, 100 लाइन टच नहीं करेगा, कुछ कम टच करेगा। तो इस कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पर ज़रा देखते हैं। तो मान लेते हैं कि ये एक हवा फ्लो हो रहा है, इसका डायरेक्शन है, और ये एक विंडो है। तो इसके पीछे रूम है। तो जितना नंबर ऑफ जो हवा का क्वांटिटी होगा इस रूम में जो जमा होगा वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर? पहला है एरिया ऑफ विंडो के ऊपर, दूसरा है वेलोसिटी ऑफ एयर के ऊपर, और तीसरा कि अगर इस विंडो को टिल्ट कर दिया जाए, जैसे कि मान लेते हैं आपके रूम में इतना जगह है और इस जगह पे एक विंडो को लगाना है। अब विंडो आप लेकर आ गए, काफ़ी बड़ा, मान लेते कितना बड़ा, अब ये फिट नहीं हो रहा। तो क्या करोगे? इस विंडो को थोड़ा टिल्ट करेंगे, ऐसे टिल्ट करके लगा दिया गया है। तो अगर ये विंडो ऐसे फिट हो जाता तो ज़्यादा नंबर ऑफ लाइन टच करता हवा का, लेकिन टिल्ट कर देने से क्या हुआ कि कम नंबर ऑफ लाइन टच करेगा। तो डिपेंड करता है थीटा एंगल के ऊपर भी। ठीक, अब इन तीनों को मिलाने के बाद हम लोगों को जो मिलता है उसे हम लोग कहते हैं फ्लक्स ऑफ एयर इज इक्वल टू, लिखेंगे हम लोग VA cos थीटा। बिल्कुल यही कंसेप्ट हम लोग यूज करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए। मान लेते हैं कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है E, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं हम लोग E इस तरीके से। और इसमें एक एरिया को रख देते हैं इस तरीके से, जिस एक सरफेस को रखा जिसका एरिया है A। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन क्या है, पहले उसे नोट कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब क्रॉस करेगा, कैसे? नॉर्मली, परपेंडिकुलरली। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं नॉर्मली क्रॉस करेगा उससे। ठीक है, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक सरफेस को नॉर्मल तरीके से उसके ऊपर नॉर्मली गिर रहा है और उसे टच करके जा रहा है, उसे हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी हम लोग ले रहे हैं E, और एरिया सरफेस का, जो सरफेस यूज़ किया हम लोगों ने, उसका एरिया है A। तो फ्लक्स को डिनोट करते हैं हम लोग फाई से, फाई E इज फ्लक्स। ये डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर और एरिया वेक्टर के ऊपर। एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी, इसे हम लोग समझेंगे, और तीसरा एंगल के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर कैसे डिपेंड कर रहा है, ये क्या मामला हुआ। तो देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल है, ये किसी चार्ज ने बनाया होगा। ठीक, अब मान लेते कोई दूसरा चार्ज एक अलग इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन के बीच में जो गैप है वो कम है, तो हम लोग कह सकते हैं ना कि वहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा है। तो इस तरह अलग अलग सोर्स से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, किसी का इंटेंसिटी ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है। हम लोग एक सोर्स का इंटेंसिटी यूज़ कर रहे हैं जो E है। ठीक, अगर दूसरे सोर्स का इलेक्ट्रिक फील्ड यूज़ करेंगे तो वहाँ पर इंटेंसिटी कुछ और मिलने वाला है। कोई तीसरे चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड में चले जाएंगे तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी कुछ और मिलने वाला है। मतलब फ्लक्स अलग अलग फील्ड में अलग अलग मिलेगा हम लोग को, क्योंकि अलग अलग नंबर ऑफ लाइन पास करेगा। अभी मान लेते हैं ये फील्ड से ये 3 लाइन ऐसे पास हो रहा है। ठीक है, 3 लाइन कुछ इस तरीके से पास हो रहा है, जिसके बीच में इतना इतना गैप है। अब अगर कोई दूसरा सोर्स चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है जिसके लाइन के बीच में इतना गैप है, ठीक, तो अब उस एरिया से ज़्यादा लाइन पास कर सकता है। तो ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर भी और एरिया के ऊपर भी, क्योंकि एरिया का ज़्यादा बड़ा लेंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रिक नंबर ऑफ लाइन पास करेगा, अगर एरिया को हम लोग कम ले लेते हैं तो कम नंबर ऑफ लाइन पास करेगा। और तीसरा कंसेप्ट एंगल के ऊपर। तो एंगल को समझते हैं। अगर इस एरिया को हम लोग टिल्ट कर देते हैं, मान लेते हैं अभी एरिया है इतना बड़ा,
इसे अगर टिल्ड कर देते हैं तो ये हो गया ऐसे, तो इसका एरिया तो ए रहने वाला है। लेकिन एरिया वेक्टर क्या होता है, सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर। जब सरफेस ऐसे रहेगा तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये होगा, और जब सरफेस ऐसे हो जाएगा तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये होगा। अब एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसे पहले समझ लेते हैं कि मान लेते हैं एक रेक्टेंगल है, इसका लेंथ है L, ब्रेथ है B। तो एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेंथ क्रॉस ब्रेथ करते हैं ना। तो L क्रॉस B जो हम लोग थंब रूल का इस्तेमाल करेंगे, L क्रॉस B, तो एरिया का डायरेक्शन क्या आने वाला है, आउटवर्ड, और अगर B क्रॉस L करेंगे तो एरिया का डायरेक्शन इनवर्ड। तो इस हिसाब से आउटवर्ड हो या इनवर्ड हो, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो फिलहाल इस पॉइंट पर जब एरिया को हम लोग टिल्ड कर देंगे तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में अब हम लोग पहले ये देखते हैं कि इस एरिया से, जब एरिया ऐसे हो गया तो इस एरिया से नंबर ऑफ लाइन जो पास कर रहा है वो कम हुआ या नहीं। तो देख रहे हैं कि कम हो गया, लेकिन हम लोगों को जो डिफिनेशन दिया गया था उसमें लिखा गया है कि लाइन जो पास करेगा सरफेस एरिया से वो नॉर्मली पास करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो नॉर्मली नहीं हो रहा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एरिया का एक कंपोनेंट तोड़ देंगे। ये अगर थीटा एंगल टिल्ट हुआ तो ये भी थीटा होगा, और इस ट्रायंगल के यूज़ करके हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये लेंथ होने वाला है a cos थीटा। तो अब एरिया क्या होगा, एरिया चेंज हो जाएगा और एरिया चेंज होकर बनेगा cos थीटा। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं E, इसे लिख सकते हैं E डॉट A। तो फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्या हुआ, इट इज़ अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी, एक है इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा है एरिया वेक्टर। ओके, और फ्लक्स क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि हम लोग जानते हैं डॉट प्रोडक्ट से स्केलर क्वांटिटी मिलता है। थीटा क्या है, थीटा को हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन है उसके और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। समझो काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, क्योंकि हम लोग बहुत सारा प्रॉब्लम करने वाले हैं जिसमें इस कंसेप्ट का ज़रूरत होगा। फिलहाल अब तक यहाँ पर ये नहीं कहा जा सकता इस डायग्राम से कि थीटा एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का, लेकिन अब थोड़ा मैथमेटिकली तरीके से अगर सोचते हैं तो मान लेते हैं ये एरिया वेक्टर को थोड़ा अगर ऐसे एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखो कि ये अगर थीटा एंगल है तो ये कितना है 90 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट जा रहा है। तो ये एंगल कितना होगा, ये होगा 90 माइनस थीटा ना। ठीक है, ये 90 माइनस थीटा, और ये लाइन, ये ब्लू लाइन इस तरीके से ग्रीन और ब्लैक ऐसे है, तो ये पूरा 90 डिग्री है। और ये अगर 90 माइनस थीटा एंगल है तो ये एंगल कितना बचेगा, थीटा। और ये डायरेक्शन किसका है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, और ये डायरेक्शन किसका है, ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है। तो थीटा किसके बीच का एंगल हुआ, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच का एंगल हुआ। तो यहाँ पर हम लोग नोट कर सकते हैं थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड ए, ई और ए के बीच में जो एंगल है उसे हम लोग थीटा का नाम दे रहे हैं। तो ये एक कैलकुलेशन हुआ फ्लक्स का, और इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम लोग फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्लक्स सिंपल में कहेंगे तो क्या हो, फ्लक्स इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग द सरफेस एरिया नॉर्मली। हम लोग सरफेस को हमेशा नॉर्मली यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं, कुछ दूसरे देखते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर हम लोग कुछ कैलकुलेट करते हैं। हाँ, तो अब फ्लक्स के डेफिनेशन से हम लोगों ने देखा कि फ्लक्स डिपेंड कर रहा है तीन चीज़ों के ऊपर। पहला क्या है, नंबर 1 में हम लोग नोट कर सकते हैं, पहला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दूसरा में हम लोग कह सकते हैं एरिया, और तीसरा में हम लोग कह सकते हैं थीटा एंगल, कॉस थीटा लिख लेते हैं। तो इन तीन चीज़ों की वजह से फ्लक्स बन रहा है। फ्लक्स या ऐसा कह सकते हैं फ्लक्स इन तीनों का प्रोडक्ट है। अब इसके ऊपर अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है और ये एक सरफेस है कुछ इस तरीके से, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, और ये एक सरफेस एरिया इसके ऊपर इस तरीके से है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को बात, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये, सरफेस का डायरेक्शन ये। अब आपसे अगर पूछा जाए कि व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन फ्लक्स एंड व्हाट इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और सरफेस एरिया कुछ इस तरीके से रखा हो, मतलब इनके बीच इस तरीके से पैरेलल है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर और इसके बीच में एंगल कितना, तो ध्यान से हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या 0 डिग्री लिख सकते हैं,
तो अगर आंसर में हम लोग 0 डिग्री लिखते हैं, आंसर इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हुआ इसे समझना है, ठीक है। मेरे ख्याल से काफ़ी बच्चे समझ गए होंगे, जिन्हें समझ में नहीं है वो देख लो। एरिया का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और ये सरफेस है। तो सरफेस तो ये तो सरफेस है, लेकिन इस सरफेस का एरिया का जो वेक्टर, एरिया वेक्टर है उसका डायरेक्शन क्या है। तो अगर ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो जब L क्रॉस B करेंगे तो एरिया का डायरेक्शन तो ऊपर मिलने वाला है, या B क्रॉस L करेंगे तो नीचे मिलने वाला है। तो एरिया का डायरेक्शन ऐसे है या नीचे है, तो मान लेते हैं ऐसे है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ऐसे है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री ना। तो जवाब क्या होगा हम लोगों का, आंसर क्या होना चाहिए, आंसर इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये करेक्ट होगा। दूसरा कंसेप्ट देखते हैं। मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और सरफेस एरिया को हम लोग इस तरीके से लेते हैं। ये सरफेस एरिया कुछ ऐसे दिखा रहे हैं हम कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन ये है और सरफेस एरिया ऐसे इसके ऊपर। अब अगर आपसे पूछा जाए कि एंगल क्या होगा किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल क्या होगा, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इंटेंसिटी का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन नीचे है और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग को थंब रूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अगर लेंथ L क्रॉस B करते हैं तो आउटवर्ड, और अगर B क्रॉस L करते हैं तो इनवर्ड। तो इनवर्ड होने से एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, और आउटवर्ड होने से ऊपर की तरफ एंगल 180 डिग्री। तो हम लोग का जवाब हो सकता है कि आंसर जो होगा वो 0 डिग्री हो सकता है या तो फिर 180 डिग्री हो सकता है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल कितना, और ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसी के ऊपर एक और सवाल लेते हैं। मान लेते हैं कि ये एक सरफेस एरिया है और ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन है और इनके बीच में ये एंगल हम लोग को मिल रहा है 60 डिग्री। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फ्लक्स कैलकुलेट करो और इस सरफेस एरिया का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं A, सरफेस का जो एरिया है उसे हम लोग मान लेते हैं A। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, फ्लक्स इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू, हम लोगों ने अभी भी पढ़ा E A cos थीटा, और यहाँ पे थीटा कितना है 60 डिग्री। तो जब अगर E भी दिया हुआ हो और A दिया हुआ हो और cos 60 का वैल्यू तो हम लोग जानते हैं हाफ होता है, लेकिन ऐसा करने से हम लोगों का जवाब गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा इसे समझना है, ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हुआ, क्योंकि मैंने अभी बताया कि थीटा कौन सा लेना है, थीटा लेना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया के बीच का, एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। तो यहाँ पर अगर सरफेस एरिया इस तरीके से है तो इसका एरिया वेक्टर इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर बनाने के वक्त हम लोगों को एक लाइन ऐसे खींचना पड़ेगा जो सरफेस के साथ 90 डिग्री बनाता हो, तो ये होगा एरिया वेक्टर ऊपर या नीचे। अब इसके और इसके बीच में ये एंगल कितना मिल रहा है, ये 30 डिग्री हो रहा है। तो फ्लक्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा EA cos 30 डिग्री, और ये जवाब हम लोग का सही होगा। तो इस तरीके से इस पूरे को नोट करना है, और जिसे मैंने रॉन्ग किया है उसे नोट करने के बाद रॉन्ग करना है, और जिसे मैंने करेक्ट किया है नोट करने के बाद उसे करेक्ट करना है, ताकि आप लोगों को दोबारा गलती करने का मौका ना मिले। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं। ओके, अब यहाँ पर फॉर्मूले को अगर हम लोग देखते हैं तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसे पूरा नोट कर लेना आप लोग, EA cos थीटा। अगर हम लोग थीटा का वैल्यू 0 डिग्री लेते हैं तो फ्लक्स क्या मिलने वाला, EA। 90 डिग्री लेने से फ्लक्स 0। ओके, 90 डिग्री के बाद अगर हम लोग 110 डिग्री 120 डिग्री लेते हैं तो उस वक्त फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग देख रहे हैं नेगेटिव हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो 0 से 90 तक, सबसे पहले 0 मैक्सिमम होगा, 0 से 90 तक पॉजिटिव होगा, लेकिन वैल्यू कम होते जाएगा, और कम होते 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 तो 90 में वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। और अगर एंगल को 90 से बड़ा कर देंगे हम लोग तो फिर उस वक्त फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इसे आप लोग नोट कर लेना। एट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री फ्लक्स इज मैक्सिमम, व्हेन थीटा लाई बिटवीन 0 एंड 90 फ्लक्स क्या होगा, डिक्रीज होगा, कम वैल्यू मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, और एट 90 में 0 हो जाएगा। चलो इसे मैं नोट ही कर देता हूँ। इफ़ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री फ्लक्स मैक्सिमम, और मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा उसका, मैक्सिमम वैल्यू होगा EA। इफ़ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री तो फ्लक्स क्या मिलने वाला हम लोग को, फ्लक्स मिलेगा, फ्लक्स इज इक्वल टू 0। और इफ़ थीटा ग्रेटर देन 0 डिग्री लेस देन 90 डिग्री तो क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स
इज पॉजिटिव, और अगर इफ थीटा, एक और पॉइंट, इफ थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री लेस देन 180 डिग्री, तो फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या मिलेगा, इज नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे लिख लेते हैं, नेगेटिव। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट को आप लोग नोट कर लेना। अब हम लोग आगे बात करते हैं कुछ और कंसेप्ट की तरफ। अब अगर हम लोग एक ऐसे सरफेस लेते हैं या ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम लोग सरफेस फ्लक्स को कैलकुलेट करते हैं किसी सरफेस एरिया के लिए, जैसा कि मान लेते हैं कुछ इस तरीके से कि एक सोर्स है, सोर्स चार्ज है, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, अगर हम लोग कोई सरफेस एरिया कुछ अगर रेगुलर शेप का लेते हैं, मान लेते हैं इस तरीके का सरफेस एरिया लेंगे, तो इसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो वैल्यू होगा वो इक्वल आने वाला है। लेकिन अगर मान लेते हैं सरफेस एरिया कुछ हम लोग इस तरह का यूज़ कर लेते हैं, सरफेस एरिया कुछ ऐसा, तो इस सरफेस एरिया के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू तो अलग अलग आएगा। क्यों? क्योंकि सोर्स चार्ज से ये डिस्टेंस कुछ और है, ये डिस्टेंस कुछ और है, ये डिस्टेंस कुछ और है, ये डिस्टेंस, और चूँकि हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आर पे डिपेंड करता है। तो अगर सरफेस इरेगुलर शेप का हो जाए, या हम लोग उल्टा कह सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ना हो, तो यहाँ पर अगर इरेगुलर सरफेस यूज़ करते हैं तो जाहिर बात है अलग अलग पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम लोग को अलग अलग मिलने वाला है। तो इस तरह के केस में हम लोग फ्लक्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इस तरह के केस में हम लोग ये करेंगे कि हम लोग छोटे छोटे एरिया से फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे। पहले मान लेते हैं ये क्या है, डायरेक्शन क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, और यहाँ पर एक छोटा सा एरिया लेंगे हम लोग ds, और इस एरिया का जो एरिया वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और इनके बीच में एक थीटा ले लेते हैं। तो फ्लक्स यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे d फाई स्मॉल फ्लक्स इज इक्वल टू E इंटू ds कॉस थीटा। ये एरिया नहीं है, एरिया वेक्टर। इसी तरीके से हर पॉइंट पर हम लोग फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे, छोटे छोटे एरिया को, और फिर सारे का सम कर देंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, पूरे सरफेस एरिया का फ्लक्स मिलने वाला है। तो इसे तो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं हम लोग, फ्लक्स इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई डी एस कॉस थीटा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है कि पहले तो ये आप लोगों को नोट करना है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं हुआ, यूनिफॉर्म नहीं होने का वजह क्या है, सरफेस हम लोग इरेगुलर यूज़ कर ले रहे हैं, तो अलग अलग पॉइंट पर हम लोग को इंटेंसिटी अलग अलग मिल रहा है। तो फिर फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? पूरा फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए पहले हम लोग एक छोटे छोटे एलिमेंट, छोटे छोटे एरिया का फ्लक्स निकालेंगे। पूरे सरफेस का निकाल लेने के बाद सारे को ऐड कर देंगे, और ऐड करने का तरीका क्या है, पूरे को इंटीग्रेट कर देंगे तो हम लोगों को उस सरफेस एरिया का टोटल फ्लक्स मिल जाने का। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह भी बनता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो हर पॉइंट पर इक्वल नहीं है। ये एक बड़ा सवाल है कि हम लोग हर जगह थीटा कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, और अगर इसके एरिया के बारे में बात करें तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये है, तो थीटा का वैल्यू चेंज हो रहा है। यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, और एरिया को अगर हम लोग ऐसे लेते हैं तो एरिया का डायरेक्शन ये है, तो हर पॉइंट पर एंगल का वैल्यू जो हो रहा है वो चेंज हो रहा है। तो फिर ऐसे हालात में हम लोग क्या करेंगे, कौन सा कंसेप्ट यूज़ करेंगे, तो उसे समझना, ध्यान से समझना। तो इस तरह की सिचुएशन में जब आप लोगों को अलग अलग सरफेस में एंगल का वैल्यू अलग अलग मिले, किसके बीच में, E और A के बीच का एंगल अगर अलग अलग हो, तो उस वक्त सर्च करना, खोजना, देखना कि किस किस पॉइंट पर एंगल का वैल्यू इक्वल है। जिस जिस पॉइंट पर, जिस जिस जगह पर एंगल का वैल्यू, कौन सा एंगल, E और A के बीच का एंगल जिस जिस जगह पर इक्वल होगा, उन सारे एलिमेंट का, उन सारे पॉइंट का फ्लक्स निकाल के सबको ऐड कर देना। तो मान लेते हैं कि पूरे सरफेस पे 10 जगह ऐसा है जहाँ पर E और A के बीच में एंगल का वैल्यू θ1 मिला, तो उन सारे 10 पॉइंट का फ्लक्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे, उसे ऐड करके अलग रख देंगे। फिर मान लेते हैं 20 पॉइंट ऐसा है, 20 एलिमेंट ऐसा है जहाँ पर फ्लक्स E और A के बीच में एंगल मिला θ2, तो उन सारे का फ्लक्स निकालेंगे और उसे अलग कर देंगे। इसी तरीके से हर पॉइंट का हम लोग फ्लक्स निकालेंगे जहाँ जहाँ एंगल सेम होगा, और उन सारे को ऐड करेंगे।
तो इसे समझने के लिए हम लोग और एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि बात काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसे समझने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एक क्यूब। मान लेते हैं ये एक क्यूब है, मानना क्या है क्यूब ही बना रहे हैं। कुछ इस तरीके से ले लेते हैं, ठीक है। ओके, थोड़ा सा बाहर हो गया ये। इस सरफेस का नाम रखते हैं पहले हम लोग A, B, C और D, और इसका नाम रख लेते हैं P, Q, R, S। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग इस तरीके से लेते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ले रहे हैं हम लोग यहाँ पर, लेकिन अलग अलग सरफेस के लिए ये यूनिफॉर्म नहीं होने वाला है। किसी सरफेस में कुछ और, किसी सरफेस में कुछ और। मार्कर ख़त्म हो जाने वाला है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर अगर हम लोग गौर करते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि सरफेस ABCD किस तरीके से रखा हुआ है, ऐसे है ना। नीचे में ABCD ऐसे है, तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, या तो ऊपर या तो नीचे, कोई सवाल नहीं, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ऐसे, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, एरिया का डायरेक्शन नीचे ले लेते हैं या ऊपर लेते हैं कहीं पे। दोनों के बीच में एंगल कितना है, तो जवाब है 90 डिग्री। तो इसके हर पॉइंट पर, अलग अलग पॉइंट पर पहले हम लोग किसी एक पॉइंट का निकालते हैं। मान लेते हैं ये एक पॉइंट ले रहे हैं जिसका एरिया है DS और एरिया का डायरेक्शन क्या है, नीचे, और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। तो फ्लक्स यहाँ का निकालते हैं हम लोग, पहले फ्लक्स निकाल लेते हैं। EDS cos थीटा, मान लेते हैं थीटा 90 कर लेंगे। तो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसे इंटीग्रेशन कर देंगे, मतलब EDS एक पॉइंट का है। इसी तरह बहुत सारा पॉइंट है, सभी का फ्लक्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ओके, इंटीग्रेट करते वक्त हम लोग देखेंगे कि कॉस का वैल्यू बाहर कर लेते हैं पहले। मान लेते हैं हम लोगों को पता नहीं है एंगल, ठीक है। क्लोज इंटीग्रल DS। तो अब इस DS पूरा एरिया को जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इस पूरे का एरिया क्या होगा, ये क्यूब है। तो मान लेते हैं साइड अगर A है तो A स्क्वायर, मतलब एरिया को हम लोग दे देते हैं A, E cos थीटा, एरिया को मान लेते हैं हम लोग A। अब थीटा कितना है यहाँ पर हर पॉइंट पर थीटा क्या है, 90 डिग्री। तो EA cos 90, और ये हो गया 0। 90 की वजह से 0 हुआ, नहीं भी हो सकता था कुछ और एंगल के लिए। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि हम लोग इस सरफेस का फ्लक्स पहले कैलकुलेट करें। क्यों, इस सरफेस का हर पॉइंट का हम लोगों ने वैल्यू क्यों कैलकुलेट कर लिया, आधा पॉइंट का, आधे का क्यों नहीं किया, 75% का क्यों नहीं किया, क्योंकि इस सरफेस के लिए हर पॉइंट पर E और A के बीच में एंगल जो था वो इक्वल था। तो इस फ्लक्स का नाम रख लेते हैं हम लोग φ1। इसी तरीके से अगर इस सरफेस को देखो तो ये सरफेस भी बिल्कुल ऐसा ही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है। अब एरिया वेक्टर का डायरेक्शन या ऊपर या नीचे, एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। तो पूरे इस सरफेस के लिए हम लोग हर पॉइंट पर फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, हर छोटे छोटे एरिया के लिए, और उस पूरे को इंटीग्रेट कर देंगे तो हम लोग यहाँ तक पहुँचेंगे, और फिर वहाँ पे थीटा 90 डिग्री पुट करेंगे, फ्लक्स 0। लेकिन जब बात इस सरफेस की हो और इस सरफेस की, तो ये सरफेस कैसा, ये सरफेस इस तरीके से और फ्लक्स ऐसे। तो अब देखो यहाँ पर एंगल कितना होगा, अगर एरिया वेक्टर को हम लोग इस डायरेक्शन में लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी ये, तो एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो इस सरफेस के लिए हर पॉइंट पर E और A के बीच में एंगल जो है वो 0 डिग्री है। इसी तरीके से इस सरफेस को देख लो, इस सरफेस को, इसके लिए भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और एरिया वेक्टर ये इस डायरेक्शन में लेते हैं तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या मिलने वाला है, हमेशा 0 डिग्री। और अगर एरिया वेक्टर को इस डायरेक्शन में लेंगे तो हर पॉइंट के लिए एंगल क्या होगा, 180 डिग्री। तो इस पूरे सरफेस के लिए हम लोग एक अलग फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। और फिर इस सरफेस को देखो, ये सरफेस ऐसा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो इस सरफेस के हर पॉइंट पर एरिया का डायरेक्शन ये होने वाला है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हर पॉइंट के लिए, तो हर पॉइंट के लिए एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। तो इस पूरे सरफेस का फ्लक्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे, और सबको हर पॉइंट को कैलकुलेट करके ऐड करेंगे, मतलब इंटीग्रेट कर देंगे। तो इस तरीके का कंसेप्ट हम लोग यूज़ करेंगे फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए। जिस सरफेस पे एंगल, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अभी हम लोग आगे बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन बहुत सारे कंसेप्ट में यूज़ करने वाले हम लोग। तो इसे आप लोग अच्छे से समझना कि जिस सरफेस के लिए E और A के बीच में एंगल सेम मिलेगा, उस पूरे का फ्लक्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे एक साथ।
तो ये कंसेप्ट हम लोगों ने अब तक समझा फ्लक्स के बारे में कि फ्लक्स क्या होता है और उसे किस तरीके से फाइंड करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में गॉस थ्योरम के बारे में बात करते हैं। ये फ्लक्स का कुछ कंसेप्ट था जिसे आज हम लोगों ने देखा, और आज का क्लास हम लोग यहीं पर ऑफ करते हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग गॉस थ्योरम के कंसेप्ट को समझेंगे।